तो भविष्य में आने वाली चुनौतियों को वक्त से पहले ही भांपकर अपनी तैयारियां पुख्ता रखना ही विजय होने का पक्का तरीका होता है। और हिंदुस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त मुस्तैद रहता है। और इसकी ताजा जो मिसाल है वो मेघालय में सामने आई, जहां पर कजाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास चल रहा है। इस अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक आतंक और दूसरी चुनौतियों से निपटने का हुनर सीख रहे हैं। दुश्मन पर वार। जंगल में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की खबर मिलते ही ये जवान एक्शन में आ गए। बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर सभी जंगल की तरफ निकल पड़े। इस मिशन में हिंदुस्तान के 11 गोरखा राइफल्स के जवानों का साथ दे रहे हैं कजाकिस्तान के जवान। दरअसल ये कोई असल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और कजाकिस्तान का संयुक्त युद्धाभ्यास है। मेघालय के उमरोई में 15 दिसंबर से शुरू हुआ काजिन 2022 युद्धाभ्यास अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के जवान जंगल और सेमी अर्बन इलाकों में आतंकवाद से निपटने का अभ्यास करने में जुटे हैं। दुश्मन चाहे जहां भी छिपा हो, हिंदुस्तान के जवानों की ये चौकन्नी निगाहें उसे ढूंढ निकालती हैं। घने जंगल हो या पथरीली जमीन, हिंद के इन जवानों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अपना यही हुनर हिंद के ये वीर कजाकिस्तान के सैनिकों को भी सिखा रहे हैं। अपने टारगेट के करीब पहुंचते ही ये जवान इलाके की घेराबंदी में जुट जाते हैं। इस युद्धाभ्यास में इन जवानों को जंगल में आतंकियों को पकड़ने की प्रैक्टिस करनी है। आतंकियों को देखते ही ये फौरन उन्हें काबू में कर लेते हैं। दो जवान आतंकियों को घुटने पर बैठने को मजबूर कर देते हैं। ऐसे ऑपरेशन में दूसरे आतंकी छिपकर हमला कर सकते हैं, लिहाजा बाकी जवान आसपास के इलाकों में अपनी नजरें टिकाए रहते हैं। इस वक्त यहाँ पर एक जॉइंट ऑपरेशन दिखाया जा रहा है, जहां पर पेट्रोलिंग करते हुए जो आर्मी है, जॉइंट ऑपरेशन इंडिया और कजाकिस्तान की आर्मी है, उनको एक जगह पर कुछ सस्पेक्टेड टेररिस्ट मिलते हैं और धीरे धीरे पूरी की पूरी टीम वहां पर पहुंचती है और जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैं उनको कब्जे में लिया जाता है और उनसे आर्म्स और एम्यूनिशन बरामद किया जाता है। ये पूरा ऑपरेशन पहाड़ी इलाकों में हो रहा है। युद्धाभ्यास में कजाकिस्तान सेना के दक्षिण क्षेत्रीय कमान के सैनिकों ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। काजिन 2022 के दौरान हमले की रणनीति, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल और बेहतर तालमेल के साथ मिशन को पूरा करने का अभ्यास किया गया। खास बात यह है कि इस अभ्यास में कजाकिस्तान के महिला सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। हमारी सेनाओं ने अपने अनुभव साझा किए, पेट्रोलिंग, कॉम्बैट ऑपरेशन से जुड़ी तकनीक पर काम किया। कुल मिलाकर हमारे लिए ये अनुभव बेहद शानदार रहा। कजाकिस्तान के साथ भारत पहले भी कई युद्धाभ्यास कर चुका है। साल 2016 में प्रबल दोस्तिक अभ्यास के रूप में इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी। 2018 में दोनों देशों की सेना ने अभ्यास काजिंद को अंजाम दिया और अब काजिंद 22 के तहत हिंद और कजाकिस्तान की सेनाएं अपना दमखम परख रही हैं। फ्रेंडशिप तो बड़ी बड़ी, बट इसके साथ साथ हमने एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशनल सिनेरियो में जो एक जॉइंट टैक्टिकल ड्रिल है वो हमारी इवॉल्व हुई दोनों कंट्रीज के बीच में। जो हमारे सैनिक थे, इवन दो हमारे बीच में लैंग्वेज का बैरियर काफी था और कल्चरल भी काफी बैरियर था, बट इन 14 दिनों की एक्सरसाइज के बाद जो प्रोफेशनल सोल्जर ने जो ड्रिल इवॉल्व करी, साथ ट्रेन करके, साथ रह करके, उससे इस लैंग्वेज का और ये कल्चरल डिफरेंस को हटा दिया गया। काजिन 2022 में दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे के हुनर परखने का मौका मिला। चीन के साथ मौजूदा तनातनी के बीच इस युद्धाभ्यास को बेहद अहम माना जा रहा है। ये युद्धाभ्यास अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के साथ साथ हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए एक सख्त चेतावनी भी है। अनुपम मिश्र, उमरोई, गुड न्यूज टुडे।
जाबाजी में हिंद की नारी शक्ति ने भी एक मिसाल कायम की है। बीएसएफ की सीमा भवानी टीम ने आज एक कीर्तिमान बना दिया है। 9 बाइक्स पर 39 महिला सैनिकों ने पिरामिड बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड में इस वक्त बीएसएफ की जांबाज डेयरडेविल्स टीम एक रिकॉर्ड बना रही है और ये रिकॉर्ड है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। जी हां, 9 बाइक के जरिए 39 बीएसएफ की ये कमांडो मौजूद हैं और कर्तव्य पथ पर एक अलग तरीके का कर्तव्य इस वक्त दिखा रही हैं। यहां से ये इंडिया गेट की तरफ जा रही हैं और मकसद यही है कि जो सीआरपीएफ का पहले का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़ना। आप देखिए कि ये सारी महिलाएं बीएसएफ की यहां पर मौजूद हैं और आप देखिए कि इनकी बाइक जो है वो आगे की तरफ निकल रही है। सीधा मकसद ये है कि एक तरीके का बेहतर और बड़ा रिकॉर्ड बनाना। सारी महिलाएं यहां पर आप देखिए कि आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ये बताइए हिमांशु सिरोही जी कि आपने इतना बड़ा पूरा रिकॉर्ड बनाया है, कितनी खुशी हो रही है? जी, मैं इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही सीमा भवानी टीम के टीम कैप्टन हूं। हमारे डीजी साहब का एक ख्वाब था, डीजी साहब श्री पंकज कुमार आईपीएस, कि हम जो कुछ ऐसा करें, कुछ नया करें। तो सोलो इवेंट तो हम ऑलरेडी बना रहे थे, ये पिरामिड था। इसमें सीआरपीएफ का एक ऑलरेडी रिकॉर्ड था 100 मीटर का। वो आज हमने 1 किलोमीटर 300 मीटर चलाया और 2 मिनट 10 सेकंड में हमने इस डिस्टेंस को कवर करा। बहुत खुशी की बात है। हमारी टीम का पूरा मोरल आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमारी टीम का मोरल आप है। बहुत खुशी की बात है कि आज बीएसएफ ने पहली बार जो है रिकॉर्ड बनाया, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 9 राइडर्स हैं। टोटल 39 सपोर्टर्स के साथ में टीम चली है। आप ये बताइए कि आज ये आपने रिकॉर्ड तोड़ा है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रहा है सर, इतना खुशी हो रहा है कि सीआरपीएफ का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ के आज नया रिकॉर्ड बनाए। थैंक यू सर। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और इस ठंड में आपने रिकॉर्ड बनाया? यस सर, इतनी ठंड में हमने रिकॉर्ड बनाया, हमें अपने आप पे काफी प्राउड फील हो रहा है। जो भी सीमा भवानी से जुड़ी हुई वीरांगनाएं हैं, जो महिलाएं हैं, इनका ये कहना है कि कर्तव्य पथ पर इन्होंने एक नए तरीके का रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड सीआरपीएफ का जो था उसको इन्होंने ब्रेक किया है और इस बात को लेकर के इनको बड़ी खुशी हो रही है। दिल्ली से कैमरामैन नासिर के साथ जितेंद्र सिंह। सरहद पर पड़ोसी मुल्कों से चुनौती मिल रही है तो देश के अंदर कोरोना वायरस चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान दोनों ही मोर्चों पर विजय पाने की राह पर आगे निकल चुका है। पूरे देश में आज कोरोना से निपटने की तैयारियों का मॉकड्रिल किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने खुद सफदरजंग अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया। कोशिश यही है कि इन सुविधाओं के इस्तेमाल की नौबत ही ना आए, लेकिन अगर कोरोना ने पांव पसारा तो उससे निपटने के लिए किस तरीके से यहां पर तैयारी हुई है और किस तरीके से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, दिखाते हैं आपको। चीन में कोरोना के कहर के बीच हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी तैयारियों को आज परख रहा है। देश भर के कोविड सेंटर्स पर मॉक ड्रिल की जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मांडविया ने ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर की व्यवस्थाओं को परखा। मांडविया ने इस दौरान अस्पताल के अधिकारियों से बातचीत भी की। इस कवायद को स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया कि दुनिया में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए पीएम के निर्देश पर अपनी तैयारियां पुख्ता करना ही इस कवायद का मकसद है। हम सफदरजंग में हैं, जो दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर ये मॉक ड्रिल इस वक्त जारी है। आपको दिखाने की कोशिश करें कि लगातार जिन चीजों की कमी सेकेंड वेव यानी कि दूसरी लहर में देखी गई, वो सारी चीजें जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर लगाई हुई हैं। ये मॉक ड्रिल है और इसके चलते एक युद्ध स्तर पर किस तरीके से कोविड की तैयारी होनी चाहिए वो दिखाई गई है। आप देख सकते हैं एक तरफ ऑक्सीजन से कनेक्टेड ऑक्सीजन पंप भी है, साइड में ऑक्सीजन मास्क भी है। ये प्रेशर वॉल्स हैं जिससे ऑक्सीजन कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक ऑक्सीजनेटेड बेड है, साथ ही में इसमें वेंटिलेटर भी दिया गया है और ये सारी आधुनिक तकनीकें किस तरीके से एक अस्पताल में होनी चाहिए ये मॉक ड्रिल दिखा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि कोविड मामले की स्थिति में अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमराए न और सभी को सही इलाज मिले, इसकी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। आज सारे देश में
सभी जगह में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है और इस तरह से तैयारी हो रही है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश भर के दूसरे राज्यों में सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की जा रही है। तेलंगाना के हिस्से में आने वाले हैदराबाद में भी मॉक ड्रिल की गई। गांधी अस्पताल में हुई ड्रिल के दौरान अपनी व्यवस्थाओं को परखने की कोशिश अस्पताल ने की। कोलकाता में भी बेलघाट आईडी एंड बीजी अस्पताल में कोविड की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के एमसीएच हॉस्पिटल गांधीनगर में भी मॉक ड्रिल करते हुए कोविड के खिलाफ जंग की तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कवायद की गई। हालांकि बीते 24 घंटे में अगर कोविड केसों की बात करें तो सोमवार के मुकाबले मंगलवार को कोविड के मामलों में कमी देखी गई है, लेकिन इस कवायद का मकसद भविष्य की चुनौतियों के लिहाज से खुद को तैयार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप अपने चरम पर है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अभी तक बर्फबारी नहीं हो रही थी, जिससे पर्यटकों में काफी मायूसी थी, जो अब धीरे धीरे छटने लगी है। उत्तराखंड के गंगोत्री और हिमालय के लाहौल स्पीति में बर्फबारी से तस्वीरें अब बदलने लगी हैं, जिससे सैलानियों के चेहरे पर खुशी छलक रही है। जाड़े के मौसम में टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जिस बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार रहता है, उसका आगाज हो गया है, जिसको देखने भर के लिए पर्यटक दूर दूर से दौड़े चले आते हैं। उस बर्फ ने भी लोगों को खुश होने का मौका दे दिया है। गंगोत्री से ये सिलसिला शुरू हुआ और आगे बढ़ता हुआ लाहौल स्पीति तक पहुंच गया है और सैलानियों के चेहरे भी खिलने लगे हैं। पहाड़ों के ऊपरी हिस्से तो पहले से ही बर्फ से गुलजार हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाके में भी बर्फ पड़ी है। पूरे इलाके को सफेद चादर ने अपनी आगोश में ले लिया है। सड़कों पर बर्फ की हल्की चादर बिछ गई है। देश और दुनिया की पसंदीदा सैरगाह रोहतांग दर्रा, अटल टनल और श्रृंखला टॉप पर भी बर्फबारी हो रही है। बर्फ की हल्की सफेद परतों ने यहां पर सैलानियों में उम्मीद को कायम रखा है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में नए साल के अवसर पर बर्फबारी हो सकती है। 29 दिसंबर को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमाचल प्रदेश में एक्टिव होगा, जिसकी वजह से 5 जिलों में लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और उसके अलावा कुल्लू के कई जगहों पर बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड के औली में नए साल के स्वागत के लिए सैलानियों की भीड़ पहुंचने लगी है। हालांकि औली में अभी बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन पर्यटकों में बर्फ को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। जब तक बर्फ नहीं पड़ रही है, तब तक लोग औली में ठंड का मजा जमकर उठा रहे हैं। राजस्थान के टूरिस्ट प्लेस माउंट आबू में भी रात में तापमान काफी नीचे चला जा रहा है, जिससे सैलानी नए साल के स्वागत के लिए यहां का रुख करने लगे हैं। यहां का मौसम सैलानियों को खूब लुभाता है, क्योंकि यहां रातें बर्फीली होती हैं और दिन में तापमान अच्छा खासा रहता है। असम के डिब्रूगढ़ में भी मौसम ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर बर्फ के रूप में ओले गिरे तो पूरा शहर सफेद हो गया। बच्चों ने बर्फ से खेलना शुरू कर दिया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1-2 दिन में उत्तराखंड, हिमाचल और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो सकती है, जिससे पर्यटकों के उम्मीदों पर पंख लग गए हैं और उन्हें नए साल के जश्न के साथ इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ का। औली से कमल नयन सिलोरी, गंगोत्री से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो हिमाचल में नए साल का आगाज बर्फबारी से हो सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। और ऐसे में नए साल में जश्न को यादगार बनाने के लिए सैलानियों का जमावड़ा हिमाचल में लगा है। रोजाना पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। पार्किंग फुल, सड़कें फुल और होटल भी फुल। शिमला से लेकर कुल्लू मनाली तक हालात एक जैसे हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के आसार हैं और ऐसे में नया साल मनाने के लिए यहां सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है। शिमला और मनाली समेत राज्य के तमाम टूरिस्ट स्पॉट इन दिनों सैलानियों से गुलजार हैं। उम्मीद तो होती है, इस टाइम होती भी है बर्फबारी, इस बार नहीं है। इस बार उम्मीद तो बहुत की हो जाएगी, बट है नहीं इस बार बर्फ। इस बीच शिमला में पर्यटकों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। शिमला की शान कहे जाने वाले रिज मैदान में सैलानी गुनगुनी धूप में कुदरती एहसास का मजा लेते दिखे। इतना ही नहीं, लोगों ने यहां आयोजित फूड कार्निवल में हिमाचली खाने का मजा भी लिया। Yeah, actually I'm on a solo trip and I was actually expecting snow. Sadly it's not there, but nevertheless the weather is great and I'm having fun. Wonderful people, great food. So yeah, cheers. बढ़ती भीड़ के साथ इस हिल स्टेशन की सड़कों पर दबाव भी बढ़ने लगा है। यहाँ सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। आलम यह है कि पार्किंग के लिए सर्दी के मौसम में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। आलम यह है कि क्रिसमस के दिन रोहतांग में अटल टनल से रिकॉर्ड तोड़ गाड़ियां गुजरी। ये टनल लाहौल स्पीति को बाकी दुनिया से जोड़ती है। गाड़ियों की इतनी आवाजाही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाहौल स्पीति जिला पर्यटकों को कितना भाने लगा है। अटल टनल के नजदीक कुछ देर के लिए स्नोफॉल भी हुआ था, जिसके चलते पर्यटकों को ये हिदायत की गई थी कि जिन गाड़ियों में 4x4 की फैसिलिटी नहीं है वे सोलंग नाला से ऊपर ना जाएं और मौसम खुलने का इंतजार करें। हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी नए साल का रंग जमने लगा है। चमोली जिले के औली में नए साल के स्वागत के लिए पर्यटकों ने अभी से डेरा जमा लिया है। दिन में सैर सपाटा और रात को पार्टी की खुमारी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। साल का आखिरी दिन यानी 31 की रात आने तक ये सुरूर अपने चरम पर होगा, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल की हसीन वादियां नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानियों को अपनी ओर खींच रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। औली के बाद आपको लेकर चलते हैं उज्जैन, जहां बाबा महाकाल का दरबार नए साल पर भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। मंदिर प्रशासन ने भक्तों के स्वागत से जुड़ी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। यहां साल के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। इस दरबार में भक्त आने वाले साल में खुशियों और सफलता की कामना करते हैं। तो महाकाल के दरबार में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा ही रहता है, लेकिन नए साल के मौके पर यहाँ श्रद्धालु का सबसे बड़ा जन सैलाब उमड़ता है। इस साल भी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है, जिसके लिए मंदिर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। यहाँ दर्शन की कामना लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं को ऑनलाइन टिकट की सुविधा भी मिलनी शुरू हो गई है। पार्किंग से लेकर जूते, चप्पल आदि रखने तक की व्यवस्था कर दी गई है। सबसे अहम और जरूरी बात ये कि महाकाल मंदिर में मोबाइल ले जाने पर रोक लग चुकी है। ऐसे में दर्शन के लिए भक्तों को बिना मोबाइल के जाना होगा, लेकिन पाबंदी के साथ ही भक्तों की सहूलत का पूरा ख्याल रखा गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर मोबाइल रखने के लिए लॉकर बनाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न उठानी पड़े। लॉकर में फोन रखने से लेकर वापस लेने तक की प्रक्रिया काफी ज्यादा हाईटेक बना दी गई है, यानी गड़बड़ी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इन लॉकर में 1 लाख
तक मोबाइल जमा किए जा सकते हैं। इसके बाद श्रद्धालुओं के मोबाइल की फोटोग्राफी होगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं के भी फोटो खींचे जाएंगे, जिसके बाद QR कोड का टोकन दिया जाएगा। इस टोकन को लौटाने पर ही मोबाइल वापस किए जाएंगे। इन लॉकर में 1 लाख तक मोबाइल रखे जा सकते हैं, जिन पर CCTV कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी। मंदिर प्रशासन भक्तों की संख्या बढ़ाने के साथ सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है, ताकि बिना किसी रुकावट के भक्त महाकाल के दर्शन कर सके। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए रुक कर लेते हैं अहमदाबाद का, जहां चल रहा है कांकरिया उत्सव। 31 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्निवल में गुजरात के पारंपरिक रंगों को पेश किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही यहां पर लोग योग उत्सव भी मना रहे हैं। अहमदाबाद की कांकरिया झील इस वक्त उत्सव के अद्भुत रंगों से सराबोर है। 31 दिसंबर तक यहाँ जलसों का दौर यूं ही चलता रहेगा। कांकरिया लेक फ्रंट के 2.5 किलोमीटर के दायरे में 3 मंच तैयार किए गए हैं, जहां एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्टेजेस बनाए गए हैं, जहां पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाते हैं और जो गरीब तबके से बच्चे आते हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए आपको बता दें कि वो जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आके परफॉर्म करते हैं। साथ ही जो गुजरात के बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो अलग स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ ही एक और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसके लिए तीसरा स्टेज बनाया गया है। बीच, इस लेक के बीच में आपको बता दें, यहाँ पर जो आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन साजिद से कहूंगा कि ये जो बीच से आप जो लाइटिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पर फाउंटेन बने गए हैं। तो यहाँ से जबरदस्त फाउंटेन के बीच में लेजर एंड साउंड शो होता है, जो एक अलग ही किस्म का यहाँ पर आपको आकर्षण लोगों में देखने को मिल रहा है कि इसे देखने के लिए लोग खास आते हैं। कोविड की वजह से 2 साल के इंतजार के बाद कांकरिया कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, लिहाजा लोगों में, खासकर बच्चों में इस जलसे को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ देख सकते हैं वो लाइटिंग है, ये ट्रेन है और बहुत कांकरिया बहुत अच्छा है। फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। मुझे अच्छा लगता है, फिरना घूमना अच्छा लगता है। क्या कुछ अच्छा लगा यहाँ पे सबसे ज्यादा? और रेलवे में बैठने के लिए अच्छा लग रहा है। और होड़ी नाव में सब अच्छा है, मजा आ रहा है। सब पूरे वर्क। खास बात यह है कि कांकरिया फेस्ट में एंट्री फ्री है। सुबह 6 बजे से योग उत्सव के साथ यहाँ दिन की शुरुआत होती है और रात तक जश्न का ये दौर जारी रहता है। नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो विजन था, वो विजन के अंदर काफी एक एंटरटेनमेंट की सुविधा की हुई है, जिसमें हर एक उम्र के लोगों का ख्याल रखा हुआ है। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक की सारी लोगों की एंटरटेनमेंट और स्वास्थ्य सुविधा के मुताबिक जो एक होना चाहिए, वो व्यवस्था कांकरिया लेक फ्रंट में है। लेजर और साउंड शो यहाँ दर्शकों के आकर्षण का अहम केंद्र है। इसके अलावा एम्यूजमेंट पार्क, जू, जेट बोट जैसे कई बेहतरीन विकल्प सैलानियों के लिए मौजूद हैं। अहमदाबाद के बाद अब रुक करते हैं दिल्ली का और आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहे नॉर्थ ईस्ट महोत्सव में। कोरोना की वजह से इसका 2 साल बाद आयोजन हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में नॉर्थ ईस्ट स्टेट के रंग देखने को मिल रहे हैं। हमारी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे ने इस महोत्सव का जायजा लिया है। दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य अपनी कला, संस्कृति और पारंपरिक वेशभूषाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स होते हैं, उनकी जो पोशाकें होती हैं वो अपने आप में ही बहुत कुछ कहती हैं। और इसी तरह से मेरी एक स्टॉल पर मौजूदगी है, ये बरनाली पाठक है जो आसाम से आई हुई हैं और इनके पास तमाम तरह की वैरायटीज हैं, चाहे वो साड़ियों की हो, सूट्स की हो या फिर चुनरी की हो। आप आसाम से आई हैं, राइट? यस मैम, आसाम। ये बताइए कि यहाँ पर सबसे जो यूनिक चीज है इस वक्त वो क्या है?
यूनिक चीज अभी यहाँ पे साड़ी है मेरा, सिल्क का है ये, मालवाड़ी सिल्क का, और कॉटन का साड़ी भी है, और हम लोग का असम का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, मेखला चादर, वो भी है इधर। तो ये लाल कलर की जो साड़ी है, इसकी खास बात क्या है? ये क्या रेंज है इसकी और किस चीज की है? ये 10,500 की है, ये मालवाड़ी सिल्क का है। मैं बेम्बो के ऊपर खास करके ये फोकस कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा ये कावना बोलते हैं इसको, ये लगभग हमारा जैसे कि मणिपुर में बहुत बनता है। ये वाटर मतलब होल्डर है, इसको यहाँ पे बॉटल होल्डर है, बॉटल डाल के हम ले जा सकते हैं। ये जो है ना मटेरियल, इसको कावना बोलते हैं। इससे हम लोग पर्स बना सकते हैं, इससे हम लोग कुछ भी बॉल बना सकते हैं, इससे हम लोग ये सब वाटर होल्डर बना सकते हैं बॉटल का। वो जो आप बता रहे थे जो रूट से बना है, वो क्या था? ये जैसे कि बेम्बो जो रूट्स है वो भी हमारा वेस्टेज नहीं जाता है। इससे हम लोग क्या करते हैं ना, फीचर्स एक ऐसा कि कुछ शिव जी हो या फिर कुछ भी हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो हम लोग जैसे ट्रैवल्स हमारे यहाँ पे होते हैं, उसके भी फेस जो होते हैं वो भी हम बना सकते हैं। तो देखिए, कला सिर्फ एक कलाकार के लिए ही नहीं, बल्कि कला उस राज्य के लिए, उस क्षेत्र के लिए भी पहचान का एक जरिया है, जहाँ से वो उभर कर और निखर कर सामने आती है। वीडियो जर्नलिस्ट मदन के साथ दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए तेजरी पुरंदरे। करते हैं कुछ और खबरों का। बात करेंगे हरियाणा की, जहां की पहली महिला ड्रोन पायलट अब ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देंगी। जी हां, करनाल की रहने वाली पहली महिला ड्रोन पायलट निशा सोलंकी किसानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने में अहम भूमिका निभाएंगी। निशा सोलंकी ने डीसीए से इंस्ट्रक्टर का कोर्स पूरा कर लिया है और वो अब करनाल की महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय से जुड़कर ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने वाली है, ताकि किसान खेती में ड्रोन का सही तरीके से उपयोग कर सकें।